हेलो एवरीवन, तो फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल होप स्टडी में। जैसे कि मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपको विभिन्न विषयों के बारे में आपको बता रहा था, तो आज मैं एक नए टॉपिक जो कि संधि के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे, व्यंजन संधि। इससे पिछली क्लास में मैंने स्वर संधि के बारे में और उसके भेदों के बारे में आपको बताया। इस वाली क्लास में हम व्यंजन संधि को कवर करेंगे और देखेंगे कि व्यंजन संधि हम किसे कहते हैं और व्यंजन संधि क्या होती है। संधि, जैसे कि आपको पता है कि दो शब्दों के मेल को हम संधि कहते हैं, और डीपली हम जाएं तो दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। ठीक है, उसमें हमने तीन प्रकार की संधियां हमारे पास हैं, तीन प्रकार की संधियां होती हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारा स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। स्वर संधि के बारे में मैंने इससे पिछली क्लास में बताया था, जो कि वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को जाइए और देखिए। उसके बाद आज हम व्यंजन संधि के बारे में देखेंगे। इसको देखने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि व्यंजन संधि को पढ़ने से पहले आपको व्यंजनों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि व्यंजनों में स्वर के साथ साथ व्यंजनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। जैसे कि व्यंजन संधि में नाम से ही पता लग रहा है कि व्यंजनों की यहाँ पर बात होगी। व्यंजनों के अंतर्गत जो भी संधियाँ होंगी उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो व्यंजन संधि में सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि हमारे व्यंजनों में कुछ वर्ग होते हैं, जो कि वर्ग होते हैं 5 प्रकार के, जिसमें क वर्ग, चौ वर्ग, टौ वर्ग, तौ वर्ग व पौ वर्ग, 5 वर्ग होते हैं व्यंजनों के। ठीक है, इन व्यंजनों में क वर्ग में क ख ग घ ङ जैसे 12 वर्णमाला में होते ही हैं। चौ वर्ग में चौ छ जौ झ यौ, टौ वर्ग में टौ ठौ डौ ढ अण, और तौ वर्ग में तौ थौ द ध न, पौ वर्ग में पौ फ ब भ म। ये चीज़ आपको लगेगा कि ये चीज़ क्यों बताई जा रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी व्यंजन संधि में हमारे काम आने वाली हैं, इसलिए मैंने इसको पहले से ही यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले व्यंजन संधि के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी एक बेसिक डेफिनेशन के साथ। देखो यहाँ पर लिखा है कि व्यंजन के बाद, मतलब देखो व्यंजन संधि हो रही है तो व्यंजन के बाद ही आएगा, इन सारे व्यंजनों के बाद हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजनों के आने से जो परिवर्तन होता है। अब किस में आएंगे स्वर या व्यंजन? जब हम संधि करेंगे। ठीक है, बोलने का मतलब है कोई भी व्यंजन होगा, आपका क हो सकता है, ख हो सकता है, जौ हो सकता है, झ हो सकता है। इनके बाद जब किसी शब्द के अंतिम वर्ण में इनमें से कोई व्यंजन हो, ठीक है, अंतिम शब्द में, और जो अगले शब्द के पहले वर्ण में स्वर या व्यंजन आ जाए, और जब उनकी संधि होगी तो उनसे जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होगा उसको हम रखेंगे व्यंजन संधि के अंतर्गत, या उसे कहेंगे यहाँ पे भाई व्यंजन संधि हो रखी है। इसके साथ साथ ही एक बेसिक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताई होगी। एक चीज़ हमारे पास आती है, एक चिन्ह होता है ऐसे प्रकार, इस टाइप का होता है, जिसे हम कहते हैं हल चिन्ह। हल चिन्ह, इस हल चिन्ह का क्या मतलब है, आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आप उसमें भी पाएंगे कि मैंने इसके बारे में बहुत चर्चा करी है। हल चिन्ह का मतलब है ये कोई सभी हमारा क्या है, व्यंजन है। क ले लेते हैं, ठीक है, एक व्यंजन है क। इस व्यंजन के नीचे जब तक हल चिन्ह नहीं है तब तक इस व्यंजन के साथ उच्चारण में, क्योंकि व्यंजन जो है स्वरों के मेल से बने हैं। क को अगर आप लंबा उच्चारण करेंगे क, तो क के पीछे औ, कोई ना कोई स्वर होगा। लेकिन जैसे ही इस हल चिन्ह का प्रयोग इसके नीचे हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अब यह स्वर रहित है। ये जो व्यंजन है अब एक पूर्ण व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन है, और अब क्या है, स्वर रहित है। मतलब का अब इसके पीछे अ नहीं रहा, यह इंडिकेशन करता है ये वाला हल चिन्ह। ठीक है, अब जहां पर भी आपको ये हल चिन्ह नजर आ जाए और आपके पास ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि है, तो स्वर संधि तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, स्वर संधि तो वहां पर बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि स्वर संधि में हलंत का प्रयोग नहीं होता है। व्यंजन संधि में हलंत का प्रयोग क्यों होगा कि स्वरों को व्यंजनों के पीछे से हटाने के लिए या स्वर रहित करने के लिए होता है। तो ये दो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई। अब इसके बाद हम डायरेक्ट व्यंजन संधि की परिभाषा पे एक बार दोबारा आते हैं कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम कहेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। ठीक है, एक एग्जाम्पल में सिंपल सा लिख देता हूँ। वाक, इसने अभी दोबारा आना है, वाक धन ईश, वाक धन ईश। ठीक है,
अब वाक धन ईश क्या है? सबसे पहली बात आप इसमें पहचानो, क्या इसमें स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है? देखो स्वर का तो मतलब नहीं है, जैसे कि मैंने कहा ये हलंत इसके नीचे लगा हुआ है, तो यहाँ पे स्वर का तो मतलब नहीं है, क्योंकि स्वर और स्वर के मेल से जो संधि होती है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पर व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से हो गया ना, वहां पे स्वर के बाद स्वर आता था। अब देखो क के नीचे अगर कोई भी क के नीचे अगर हलंत चिन्ह है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी स्वर नहीं है। सबसे पहली बात, कोई भी क्या नहीं है? स्वर नहीं है। इसका मतलब सबसे पहले यह बात सिद्ध हो जाती है कि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसके बाद मैंने कहा व्यंजन के बाद क हमारा व्यंजन आ गया, के बाद स्वर या व्यंजन के आने से, देखो यहाँ पे क्या आ रखा है? ई के हमारे पास स्वर है, कई बार व्यंजन भी आएगा अगले एग्जाम्पल में। तो व्यंजन के बाद स्वर के आने से जो परिवर्तन होता है, अब देखो वाक और ईश का जो हम संधि करेंगे तो इसकी संधि हमारे पास आएगी वागीश। ठीक है, वागीश। देखा क्या परिवर्तन आया? क ई यहाँ गौ में चले गया, यहाँ गौ में चले गया। अब ये तो व्यंजन संधि का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको सिंपल से एक एग्जांपल बताया। अब हम इसके जब प्रकारों के बारे में बात करेंगे, देखो स्वर संधि व्यंजन संधि में प्रकार उतने नहीं होते हैं जितने प्रकार नहीं, इसमें हम नियमों की बात करते हैं। व्यंजन संधि में हम बात करते हैं व्यंजन संधि के नियमों के बारे में, व्यंजन संधि के नियमों के बारे में। व्यंजन संधि के नियम, अगर आपको ये नियम पता है तो आप कहीं पर भी व्यंजन संधि में कोई भी गलती नहीं करने वाले हो। ठीक है, ध्यान से देखने की बस जरूरत है। ठीक है, इसलिए वीडियो को आराम से देखिए और आराम से समझने की कोशिश कीजिए। अब व्यंजन संधि के नियम क्या होंगे, इस चीज के बारे में हम एक बार गौर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहीं पर वाक और ईश का की जगह हमारा वागीश गौ आ गया था, तो वो कैसे आया वो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला नियम, रूल नंबर 1, नियम नंबर 1 लिख लो, है ना, हिंदी पढ़, नियम फर्स्ट। देखो सिंपल साधारण भाषा में एक चीज बताऊंगा, अब आपने इन सब को भूल के इन वर्गों की ओर आ जाना है, इन वर्गों की ओर, इस परिभाषा को, इस चीज को मैं लिखूंगा यहां पर आ जाना है। एक रूल है 1/3 रूल, 1/3 रूल नियम। ठीक है, बस इतना आप याद रख लो, 1/3 रूल, इसको पहले अपने दिमाग में बैठाओ। अब जो मैं बात बोलने वाला हूं उसको 1/3 ही नियम कहते हैं, 1/3 रूल कहते हैं। होगा क्या कि किसी भी वर्ग का, 5 वर्ग लिखे हुए ना, क चौ टौ तौ पौ, किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर या प्रथम वर्ण, देखो प्रथम वर्ण कौन सा है, जल्दी देखो भाई, प्रथम वर्ण बताओ इसमें कौन सा है? क वर्ग का क, चौ वर्ग का चौ, टौ वर्ग का टौ, तौ वर्ग का तौ, पौ वर्ग का पौ। किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण क्या होगा? किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में, किस वर्ण में? तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। अब ये कब होगा? जब ये आपके ये नजर आएंगे आपको लास्ट में, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब देखो होगा कैसे। अच्छा, पहला सबको पता चल गया, प्रथम वर्ण क चौ टौ तौ पौ। अब देखो इसमें तीसरा कौन सा है? 1 2 3, 1 2 3, पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन, ये तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। जो वाक धन ईश वाला एग्जाम्पल था उसके अंत में क था, क का ट्रांसफर हो गया था गौ में, तब वो वागीश हो गया था। वैसे ही चौ का झौ में 1 3, वैसे ही टौ का डौ में 1 3, वैसे ही तौ का 1 दौ में 3, 1 2 3, वैसे पौ का 1 1 2 3 बौ में। ठीक है, प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना प्रथम नियम ये कहता है। अब ये कब होगा? जब हम संधि करेंगे। सबसे पहले हम यही वाला एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ठीक है, वाक धन ईश, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, चलो इसको देख लो पहले, वाक धन ईश। सबसे पहली चीज आपको मैंने ये बताई, ठीक है, इससे पहले मैंने एग्जांपल बताया। अब इसको ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज इसमें क्या है? प्रथम वर्ण देखो, क। प्रथम वर्ण कहां पे दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है इस पहले शब्द के अंतिम वर्ण को, पर अंतिम वर्ण कौन सा है? प्रथम वर्ण है किसका? हमारे वर्ग व्यंजन का। इसके बाद स्वर आ गया। ठीक है, तो यहां पर जब हम इसका ट्रांसफर हो जाएगा, क्या कहा? प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, तो इसमें तीसरा वर्ण कौन सा है? क ख गौ, गौ है, गौ में ट्रांसफर हो जाएगा इस गौ का। अब कैसे? वाह तो आगे कैसे रहेगा? ई की मात्रा इसके साथ जुड़ जाएगी और शौ ये रहा। ये हुआ था इससे पहले, या इस संधि का जादू ये है
कि प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। क का गौ में ट्रांसफर हो गया, देखो क का गौ में, क गौ फर्स्ट थर्ड में, ये रहा पहले का तीसरे में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो इसका इतनी चीज़ नहीं भी दिमाग में रखें, हमेशा 1/3 नियम, 1/3 रूल हमेशा दिमाग में रखें, और 1/3 नियम आपका यहाँ पे अप्लाई होगा। ये दिख रहा है आपको, क का गौ में, चौ का जौ में, टौ का डौ में, तौ का दौ में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलो इसका एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, एक अन्य उदाहरण हम इसका और लेते हैं। दिक धन अंत, बताओ जो जिसने वाक धन ईश को समझ लिया होगा वो दिक धन अंत को भी कर लेगा। क्या होगा, क का पहले का तीसरे में, पहले का तीसरे में, दी क्या आएगा, क की जगह तीसरा गौ, बिंदी तो अंक की मात्रा ऐसी रहेगी, आ जाएगी दिंगत, दिंगत हो जाएगा। तो इसकी जो संधि होगी ये हो जाएगी दिंगत। क्या हुआ, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार कुछ भी हो सकता है, चौ का झौ में हो सकता है। अंतिम वर्ण अगर यहाँ पे क की जगह चौ होता तो किस में ट्रांसफर होता, जौ में ट्रांसफर होता। टौ होता, टौ का डौ में ट्रांसफर होता। तौ होता, तौ का दौ में ट्रांसफर होता। पौ होता, पौ का बौ में ट्रांसफर या परिवर्तन हो जाता। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको इतनी ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे व्यंजन संधि के, पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने देखना है नियम नंबर 2। क्या देखना है हमने, नियम नंबर 2, नियम 2। ठीक है, कुछ नहीं है, जैसे नियम 1 था वैसे ही नियम 2 होगा। कुछ नहीं है, आसानी से समझोगे, आसानी से करोगे, सब कुछ आसानी से होगा। ठीक है, बस ध्यान देना है। आपने को मैंने इससे पहले बताया 1/3 रूल, अब आपने देखना है व्यंजन संधि का नियम नंबर 2, 1/5 रूल। खत्म हो जाती है यहीं पे बात। 1/5 रूल या 1/5 नियम लिख लो इसको, है ना। दिमाग में हमेशा 2 रूल आपको अभी अभी याद हो गए हैं, एक 1/3 नियम और एक 1/5 नियम। होगा क्या, व्यंजन संधि के नियम पहले में मैंने बताया था कि प्रथम वर्ण का तीसरे में, इसमें क्या होगा, प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, सॉरी पांचवें वर्ण में परिवर्तन, पांचवें हैं, 1/5 है ना, पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं। व्यंजन संधि, इसके बाद विसर्ग संधि बहुत आसानी से पढ़ेंगे। स्वर संधि भी मैंने इससे पहले बहुत आसानी से आपको चीज़ों को बताया कि आपके समझ में आराम से वो चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो प्रथम वर्ण का पांचवें वर्ण में, प्रथम वर्ण हमेशा क, चौ, टौ, तौ, पौ। अब पांचवा देखो, 1 2 3 4 5, ये रहा पांचवा, यहाँ सारा पांचवा ये है। चौ वर्ग का पांचवा, प्रथम चौ हो गया, पांचवा ये रहा। अणो, इसका टौ वर्ग का पांचवा अणौर है, तौ वर्ग का पांचवा 9 है, पौ वर्ग का पांचवा मौ है। बस यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है नियम नंबर 2 की, कि प्रथम वर्ण का हमेशा जो परिवर्तन होगा किस में होगा, पंचम वर्ण में परिवर्तन होगा। मतलब कि क का होगा गौ में, चौ का होगा यौ में, सो ऑन, ऐसे ही टौ का अणो में। ठीक है, अब देखो इसका एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, वाक। ठीक है, वाक हलंत लगा रखा है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, हलंत लगा रखा है, वाक धनमय, वाक धनमय। ठीक है, इसका एक साधारण सा उदाहरण ये है, वाक धनमय। अब देखो प्रथम वर्ण ढूंढो, क है ना, क यहाँ है। अब पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, पांचवा कौन सा है, गौ, तो इसका ट्रांसफर, इस क का ट्रांसफर किस में हो जाएगा, वा तो ऐसा आएगा, लिखो पांचवा, और पीछे का तो ये रहेगा वांग में। तो ये हो गया हमारा व्यंजन संधि का नियम नंबर 2, कि वाक पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। क का देखो, क पहला है, क जो गौ है ये पांचवा है, तो पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होता है, नियम नंबर 2 व्यंजन संधि का। ठीक है, इसी प्रकार चलो एक और देख लेते हैं। ठीक है, षट धन मुख। अगर आपको ये ऊपर वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा तो आप आसानी से टौ का अणो में करके इसको कर दोगे। इसका क्या होगा बताओ, शौ के बाद कौन सा व्यंजन आएगा भाई, पांचवा, इसका होगा षणमुख। होगा नहीं होगा, षणमुख, यही तो होगा षणमुख, ये हो जाएगा टौ का पांचवें में, टौ का पांचवें में, 1 5 1/5 रूल। ठीक है, चलो एक और कर लो, उत धनमत। इसका बताओ बहुत, और आपको इन्हीं के संधि करने के लिए देता है, या इन्हीं को ही संधि विच्छेद, सॉरी इनकी विच्छेद करने को देता है। अब तौ है,
प्रथम अक्षर, प्रथम वर्ण का 5वें वर्ण में 9, तो इसका क्या हो जाएगा? उन्नमय। ठीक है, इसका हो जाएगा उन्नमय। तो इस प्रकार ये 1 5 वाला रूल काम करेगा।